Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संडवा दुबान साहबगंज प्रतापगढ़। बॉयज एंड गर्ल्स, इसके पहले हमने आप लोगों को थायरॉक्सिन मेडिसिन के बारे में बताया था, थायराइड ड्रग के बारे में बताया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि एंटी थायराइड ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले हम फार्माकोलॉजी के पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के भाग को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने ये बताया था कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, और जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है तो क्या समस्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी एंटी थायराइड ड्रग, यानी जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो एंटी थायराइड ड्रग देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे थायराइड के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है हमारा? एंटी थायराइड ड्रग्स। नाउ कम टू द पॉइंट। यार हमारा जो ड्रग है वो क्या है? हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स है। तो यहाँ पे देखिए, एंटी थायराइड आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी ये ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म में किया जा रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे क्या कर रहे हैं हम? जब थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जिन दवाओं को इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं कि उन दवाओं को हम हाइपर थायरॉयडिज्म की ड्रग जो है एंटी थायराइड ड्रग्स कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, एंटी थायराइड आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, और दिस ड्रग्स कंट्रोल द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। ये दवाएं क्या करती हैं? जो थायराइड हार्मोन का जो ओवर प्रोडक्शन होने लगता है उसको क्या करती हैं? कंट्रोल कर सकती हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना समझिए कि जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और उस हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है वो दवाएं हमारी क्या कहलाती हैं? एंटी थायराइड ड्रग्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम देखिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। क्या है हमारा क्लासिफिकेशन? देख लीजिए, क्लासिफिकेशन में इसमें हमारे 4 क्लास हैं। इसमें क्या है? 4 क्लास हैं दवाओं का। इस 4 क्लासेस में क्या है कि आपको जो पहला क्लास है, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास ये है। ये पहले क्लास की ड्रग्स हैं, ये दूसरे क्लास की ड्रग्स हैं, ये तीसरे की हैं, ये चौथे क्लास की ड्रग्स हैं। तो देख लीजिए, थायोयूरिया डेरिवेटिव्स जो हैं आपकी कौन कौन सी हैं? मिथाइल थायोयूरेसिल, प्रोपिल थायोयूरेसिल और मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। तो ये हमारी क्या हैं? थायोयूरिया डेरिवेटिव है, यानी इसमें आपका थायोयूरिया का जो न्यूक्लियस होगा वो होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि थायोयूरिया होता क्या है। केमिस्ट्री के पार्ट में जब डिस्कस करेंगे तो जो पहला हमारा पार्ट है वो क्या है? थायोयूरिया डेरिवेटिव्स। जो दूसरा है हमारा कौन सा है? वो है हमारा आयनिक इनहिबिटर। आयनिक इनहिबिटर में हमारे कौन से हैं? पोटेशियम थियोसाइनेट है एंड पोटेशियम परक्लोरेट। और जो हमारा तीसरा है, सी वाला जो क्लास है वो क्या है? आयोडाइड्स है। आयोडाइड्स में हमारा सोडियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। और जो हमारा चौथा है वो क्या है? रेडियो एक्टिव आयोडीन। वो क्या है? हमारा आयोडीन 131। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 3 है, मिथाइल थायोयूरेसिल और प्रोपिल थायोयूरेसिल और आपका मेथिमाजोल, ये तीनों हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में भी हैं। इसलिए यहाँ पे हमने इनको येलो कलर कर दिया कि इनका स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर भी हमको देखना रहेगा, क्योंकि ये हमारे एंटी थायराइड ड्रग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में भी इनको पूछा जाता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि जो हमारा थायोयूरिया डेरिवेटिव है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे कार्य करती है। तो जब हमने आपको बताया था, आपको थायरॉक्सिन बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा एलिमेंटल आयोडीन है, जिसे हम थ्रू द फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, जो हमारे कहाँ पे जाता है? अवशोषित होने के बाद ब्लड वेसल्स में जाता है। वो आयोडीन, जो एलिमेंटल आयोडीन है जो हमारे ब्लड में है, वो क्या होता है कि उसे जो है कि आपका थायराइड ग्लैंड उसे क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, यानी कैप्चर कर लेता है हमारे ब्लड से, और कहाँ पे चला जाता है? वो आयोडीन हमारे थायराइड में चला जाता है। तो अब ये जो आयोडीन है, हमारा जो एलिमेंटल आयोडीन है, कहाँ पहुँच गया? हमारे थायराइड ग्लैंड में। तो वहीं थायराइड ग्लैंड में एलिमेंटल जो आयोडीन होता है, जो ब्लड की प्लाज्मा से लिया गया है,
वो पर ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, ध्यान से सुनिए, पर ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, आयोडाइड फॉर्म में बदल जाता है। और यही आयोडाइड फॉर्म का जो आयोडीन है बाद में वो क्या हो जाता है, टायरोसिन से कंबाइन होकर क्या बनाता है, MIT और DIT बनाता है, और MIT और DIT बाद में आपस में जुड़ के T3 और T4 हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो परऑक्सीडेज एंजाइम है वो बहुत ही यूज़फुल है, किस काम के लिए, वो एलिमेंटल आयोडीन को आयोडाइड रूप में परिवर्तित करता है और यही आयोडाइड फॉर्म फिर जाके आपके टायरोसिन से जुड़ता है। तो यदि हम इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, परऑक्सीडेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, तो हमारा एलिमेंटल आयोडीन अब आयोडाइड फॉर्म में बदलेगा नहीं, और जब आयोडाइड फॉर्म में बदलेगा नहीं तो वो जो है कि टायरोसिन से ज्वाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पहला इफेक्ट है वो क्या है कि ये परऑक्सीडेज एंजाइम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। दूसरा हमारा क्या है, आयोडाइड फॉर्म का जो आयोडीन है वो कहाँ टायरोसिन से बाइंड होके MIT और DIT का निर्माण करता है, यानी मोनोआइडो टायरोसिन और डाईआइडो टायरोसिन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका आयोडाइड फॉर्म का जो आयोडीन है वो भी टायरोसिन से बंध नहीं पाता इसकी, यानी इस प्रक्रिया को भी ये थायोयूरेसिल ड्रग क्या कर देती है, रोक देती हैं। अब वो ड्रग चाहे आपकी मेथाइल थायोयूरेसिल हो, चाहे प्रोपिल थायोयूरेसिल हो, चाहे मेथिमाजोल हो, चाहे कार्बिमाजोल हो, इस क्लास की सारी ड्रग्स इसी क्रिया विधि के द्वारा कार्य करेंगी। तो यही जो हमने बताया इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस यूरेसिल ड्रग, यानी ये आपका जो थायोयूरिया डेरिवेटिव ड्रग्स हैं। तो यहाँ देखिए ये थायोयूरेसिल ड्रग जो हैं ब्लॉक द परऑक्सीडेज एंजाइम, ये परऑक्सीडेज एंजाइम को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, और साथ ही साथ क्या कर देती हैं, इनहिबिट द आयोडाइड फॉर्म ऑफ, और यहाँ पे आयोडाइड फॉर्म को भी क्या कर देती हैं, ये रोक देती हैं, जिससे वो टू ज्वाइन विद द टायरोसिन, जिससे वो क्या होता है कि टायरोसिन से ज्वाइन नहीं हो पाता और आपका MIT और DIT का निर्माण नहीं हो पाता। तो ये की क्या था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिलहाल आप ये समझिए कि एलिमेंटल आयोडीन से आयोडाइड फॉर्म में नहीं बदलने देगा, क्योंकि वो परऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। दूसरा जो क्रियाविधि है, जो आयोडाइड फॉर्म है आपका, वो आपके टायरोसिन से ज्वाइंट होके MIT और DIT का निर्माण करता है। तो यहाँ पे भी ये आपका थायोयूरेसिल ड्रग इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। आगे देख लीजिए इनका जो है कि यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये देख लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका जो है कि इस्तेमाल होता है, यानी जब हमारे कभी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा निकलने लगते हैं तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें जो है आपकी ये थायोयूरिया डेरिवेटिव ड्रग्स मेथिल थायोयूरेसिल और प्रोपिल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर द थायराइड सर्जरी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को तैयार किया जाता है कि थायराइड की सर्जरी के लिए। तो थायराइड की सर्जरी के समय जो है कि थायराइड का मेंटेन होना जो है बहुत ज़रूरी है, जिसे हम आपकी इस थायोयूरिया डेरिवेटिव ड्रग्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ड्रग फीवर, यानी ड्रग के साइड इफेक्ट के या एडवर्स इफेक्ट के कारण जो फीवर हो जाता है उसे हम ड्रग फीवर कहते हैं। और क्या होता है, स्किन रैशेज, यानी त्वचा पे क्या पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा पे क्या पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। ल्यूकोपीनिया यानी WBC की साइट क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स की भी साइट क्या साइज ये संख्या क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स की ये क्या कम हो जाती है, यानी WBC और प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, इसके साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और देख लीजिए क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, यानी जब ज़्यादा मात्रा आप इसकी ले लेंगे, इस ड्रग की ले लेंगे, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल से भी कम हो जाएगा आपका थायराइड हार्मोन। तो उसे क्या करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है या ग्वाइटर की भी समस्या आ सकती है। अब अगला चलते हैं, जो अगली क्लास है आपकी, जो आयोनिक इनहिबिटर है ड्रग्स, वो कैसे काम करती हैं। तो आयोनिक इनहिबिटर ड्रग्स में दो ड्रग्स हैं, पहला आपका पोटेशियम थियोसाइनेट, दूसरी है पोटेशियम परक्लोरेट। तो ये पोटेशियम थियोसाइनेट चाहे पोटेशियम परक्लोरेट आयोनिक इनहिबिटर क्लास में आती हैं। तो देख लीजिए ये दवाएं कैसे कार्य करती हैं, तो ध्यान से अभी समझ में आ जाएगा ये कैसे कार्य करेंगी। दीज ड्रग्स कम्पिटिटिवली इनहिबिट द ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन बाय द थायराइड ग्लैंड, यानी क्या कर देती हैं कि ये दवाएं जैसे कि
जब थायराइड ग्लैंड आपके ब्लड के प्लाज्मा से जो कि थायराइड को आयोडीन को लेता है तो उस प्रक्रिया में बाधा डालती हैं, उस प्रक्रिया में क्या करती हैं, बाधा डाल देती हैं। यानी कि ये क्या हो जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड है अब वो जो एलिमेंटल आयोडीन है जो ब्लड के प्लाज्मा में है उसको क्या करता है, नहीं ले पाता है। कैसे नहीं ले पाता, क्योंकि वो कम्पिटिटिवली क्या करती हैं कि इनहिबिट कर देती हैं। अभी बताएंगे कम्पिटिटिवली का क्या मतलब होता है, तो ध्यान से सुनिए। दीज ड्रग्स कम्पिटिटिवली इनहिबिट द ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन। ट्रैपिंग मतलब कैप्चर करना, तो वो क्या कर देती हैं, आयोडीन को कैप्चर नहीं कर पाता आपका थायराइड ग्लैंड बाय द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे देखिए हमने आपको समझाने के लिए जो है कि कोशिश की है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये आयोडीन है आपका, ये कैसा आयोडीन है जो आपकी ब्लड के प्लाज्मा में है, तो ये है आपका आयोडीन। और ये क्या है, आपकी आयनिक इनहिबिटर ड्रग है, ये भी क्या है, आपकी आयनिक इनहिबिटर ड्रग है। तो चाहे आयोडीन रहेगा चाहे आयनिक इनहिबिटर ड्रग रहेंगी, ये दोनों कहाँ पे रहेंगे, ब्लड वेसल में रहेंगे। तो दोनों आपस में कंपटीशन होगा, दोनों के आपस में कंपटीशन होगा, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वही जो है थायराइड ग्लैंड के द्वारा लिया जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो जैसे जब हम आयनिक इनहिबिटर दे देंगे तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कंपिटिटिवली क्या करेगा ये कि आयनिक इनहिबिटर अब जो है थायराइड ग्लैंड के द्वारा ले लिया जाएगा और आयोडीन जो है अब थायराइड ग्लैंड के पास नहीं जा पाता, जिससे कंपिटिटिवली ये जो है आयोडीन थायराइड ग्लैंड के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो यही है क्या है, आपका आयनिक इनहिबिटर। तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड है और ये ब्लड के प्लाज्मा में आपके आयोडीन और आयनिक इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आपका आयोडीन नहीं प्राप्त कर पाता आपका जो है कि थायराइड ग्लैंड, तो वो T3 और T4 हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाता। अगली जो क्लास की ड्रग है वो हमारी आयोडाइड्स है। आयोडाइड में हमने आपको बताया था सोडियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो ये सोडियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड देखिए किस तरीके से कार्य करते हैं। तो यहाँ से फिगर के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले ये समझिए कि ब्रेन में एक जगह होती है जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन निकालता है जिसे TRH बोलते हैं, यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस उत्तेजित कर देता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारी मास्टर ग्लैंड है उसको क्या करेगा, उत्तेजित कर देगा। तो इसके पिट्यूटरी के अगले भाग को जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, उस अगले भाग से क्या स्टिमुलेट होता है, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने लगता है। और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर देता है, थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करेगा, जिससे T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका क्या है सोडियम आयोडाइड है और जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों क्या कर देते हैं, डिक्रीज द रिस्पॉन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड टू द TSH। यानी TSH सिक्रीट तो हो रहा है लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है हमारा वो TSH के प्रति जो है कोई संवेदनशीलता नहीं उत्पन्न कर रहा है। यानी उससे क्या होता है कि अब उत्तेजित नहीं हो रहा है, यानी उसके रिस्पॉन्स को जो है कि वैल्यू नहीं हो रहा है, यानी उसके रिस्पॉन्स को ले नहीं रहे हैं, या उसके जो रिस्पॉन्स है वो असर नहीं कर रहा है। किसकी वजह से नहीं असर कर रहा है, वो सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो TSH के जो रिस्पॉन्स है उसको डिक्रीज कर दे रही है, यानी पूरा रिस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा है TSH का। क्योंकि सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड की वजह से जो TSH का जो वो संदेश था वो जो थायराइड ग्लैंड को नहीं मिल पा रहा है वो घट जा रहा है, जिसकी वजह से अब जब TSH ही उस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट ही नहीं कर पा रही है तब भी T3 और T4 हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से ये आपकी एंटी थायराइड ड्रग्स आपके जो है कि थायराइड से निकलने वाले हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देती हैं बाय द हेल्प ऑफ डिक्रीज द रिस्पॉन्सनेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यानी थायराइड ग्लैंड का जो रिस्पॉन्स है वो कम कर देती हैं TSH के प्रति, यानी TSH रहेगा लेकिन जो है अब थायराइड ग्लैंड TSH से कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो इस तरीके से इस क्रियाविधि के द्वारा ये कंट्रोल होगा। अगला जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो है हमारा क्या है कि यहाँ पे इसका यूजेस देख लीजिए, यूजेस एंड एक्शन हमने इसमें एक में ही दिखाया है। तो क्या है, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन लेस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा थायराइड का हार्मोन होगा वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। और जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, BMR है, जो हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो क्या हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। फॉल मतलब क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। अगला देख लीजिए वो क्या होगा, लेस वैस्कुलर ग्लैंड, यानी जो आपकी जो ग्लैंड है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, ये इसका जो वैस्कुलरनेस है यानी जो सॉफ्टनेस है वो क्या हो जाएगा, जो है कि कम हो जाएगा। इसकी वैस्कुलरिटी यानी जो मस्कुलर है, जो मसल्स हैं इसमें क्या हो जाएंगी, वो रिजिड होने लगेंगी यानी कड़ापन आने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए, लेस वैस्कुलर कहने का मतलब है कि वो रिजिड होने लगेगा, कड़ापन आने लगेगा उसमें। तो लेस वैस्कुलर ग्लैंड एंड फिल्म, देख लीजिए अगर कोई चीज़ मुलायम होगा तो उसे काट के हटाना जो है कि आसान नहीं है, लेकिन जब वो टाइट हो जाएगा तो उसे जो है कि काटना आसान है। जैसे एक पिघली हुई चॉकलेट है तो उसे काट नहीं सकते, वो बहने लगेगी। लेकिन अगर वही चॉकलेट आपके फ्रिज से निकाली गई है तो वो टाइट रहेगी, तो अब उसे काटना क्या है, चाकू से आसान रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि इस केस में जब कि आपकी जो ग्लैंड है वो लेस वैस्कुलर हो जाती है और कड़ी हो जाती है, उस केस में भी उसका ऑपरेशन करना क्या होता है, आसान होता है। तो ये जो आपकी ड्रग है, ये जो है कि थायराइड ग्लैंड को प्रिपेयर करने के लिए तैयार की जाती है। क्यों, किस लिए कि थायराइड ग्लैंड की सर्जरी आसानी से की जा सके, आसानी से थायराइड ग्लैंड की जो सर्जरी है वो की जा सके। क्यों, क्योंकि ये जो है कि थायराइड ग्लैंड को रिजिड बनाता है और उसकी वैस्कुलरिटी को कम करता है, जिसके कि थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन आसानी से किया जा सके। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर द सर्जरी ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी मरीज को तैयार करने के काम में आता है जिससे कि थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन किया जा सके। अगला जो बात हम करेंगे वो क्या है, आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या होता है, ये ऐसा आयोडीन है जिसके अंदर रेडियो एक्टिवता का गुण होता है, यानी स्वतः ही इसमें अल्फा और बीटा या गामा किरणें निकालने का गुण आ जाए किसी भी पदार्थ में, उसे हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन 131 की बात कर रहे हैं। ये आयोडीन 131 हमारा नॉर्मल आयोडीन का क्या है, एक आइसोटोप है। हमारा एक नॉर्मल आयोडीन का आइसोटोप है जिसका अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ कितने दिन है, 8 दिन तक होती है, जिसकी हाफ लाइफ कितने दिन तक है, 8 दिन तक है। तो ये जो हमारा आयोडीन 131 है, ये जो है हमारा आयोडीन के स्थान पर हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, और ट्रैप करने के बाद वो क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है थायराइड हार्मोन में। तो वो हमारे थायराइड हार्मोन में इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, और कहाँ पे, वो कोलाइड में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी थायरोग्लोबुलिन में जो हमारा स्टोरेज होता है T3 T4 हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड में, वहीं पे जाके क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वहीं पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो जो हमारा आयोडीन है 131, ये 2 प्रकार की किरणें यहाँ पे निकाल रहा है। पहली जो रेज है वो क्या है, आपकी गामा रेज है, और दूसरी जो रेज है वो आपकी क्या है, दूसरी जो रेज है वो आपकी क्या है, बीटा रेज है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या है कि जो बीटा रेज है वो क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय द ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यू। जो एक बात समझ लीजिए कि थायराइड के कैंसर का क्या मतलब है कि जो थायराइड की ग्लैंड है उसके जो उत्तक हैं उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगे, यानी थायराइड का साइज़ बढ़ जाए, वही आपका थायराइड का कैंसर है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, थायराइड का कैंसर में करते हैं। ऐसी स्थिति में जब पेशेंट इस स्थिति में ना हो कि उसकी सर्जरी की जा सके, यदि पेशेंट इतना कंफर्टेबल ना हो कि उसकी सर्जरी की जा सके, या और कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हो जिसकी वजह से उसकी सर्जरी ना की जा सके, तो उस केस में क्या होता है, आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या कर देते हैं कि सर्जरी हो नहीं रही है और थायराइड में क्या है, कैंसर है, यानी थायराइड के टिश्यू जो हैं अनलिमिटेड ग्रोथ किए हैं, उस केस में हम बीटा किरणें जब देते हैं तो ये क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय द, ध्यान से सुनिए, ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यू, यानी जो ज़्यादा थायराइड टिश्यू बढ़ गए हैं उनके ऊपर कार्य कर रही है। नॉर्मल जो साइज़ है उसके ऊपर उसको भी प्रभावित करती है, लेकिन उतना नहीं प्रभावित करेगी। तो ध्यान से सुनिए, डिस्ट्रॉय द ओवर एक्टिव थायराइड टिश्यू, यानी जो थायराइड टिश्यू और सेल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई हैं उसको क्या करेगा, ये क्या करेगा कि आपका डिस्ट्रॉय करेगा। एंड इनहिबिट द रिप्लिकेशन, और बाद में उनकी जो कोशिकाएं हैं जो रिप्लिकेट करके अपने साइज को बढ़ा रही हैं, या थायराइड जो है कि थायराइड ग्लैंड के आकार को बढ़ा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन निकलता है, तो वो क्या कर देते हैं, उनके बाद में रिप्लिकेशन को भी क्या कर देता है, वो रोक देता है। और इस प्रकार आयोडीन 131 का उपयोग हमारा एंटी थायराइड ड्रग के रूप में हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी बच्चों कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं से भी कोई समस्या अगर आती है तो आप जो है मुझसे फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो इसको आप पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है,
एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और वैसे भी एज अ फार्मासिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरी थायराइड है वो क्या काम करती है, और जब थायराइड का ओवर प्रोडक्शन होने लगे तो कौन कौन सी समस्या आती है, और कौन कौन सी ड्रग हैं जिनके द्वारा कि हम जो है कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारी ड्रग्स कैसे हमारी जो थायोयूरेसिल डेरिवेटिव हैं और कैसे हमारी जो है कि आयनिक इनहिबिटर कार्य करती हैं, आयोडाइड्स किस तरीके से कार्य करते हैं, ये भी देखना हमारा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है, वैसे भी बहुत कंप्यूटर पढ़ भी लिए, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी बॉडी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ फार्मासिस्ट, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, और कोई भी समस्या आती है तो बेहिचक आप मुझे फ़ोन कीजिए और मैसेज कीजिए। एक बात और ध्यान से सुनिए, जैसे कुछ टॉपिक हैं जो आपके टच नहीं हुए हैं, तो आप उस टॉपिक को जो है कि हमारे जो है मैसेज बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए, जो अभी कवर नहीं हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे उसे भी जल्दी से जल्दी आपको पढ़ाने की। थैंक यू।